आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो नागरिकता से संबंधित जो पॉलिटी का पेपर है उससे आने वाले जो पीटी के प्रश्न है, तो प्रश्नों के माध्यम से हम उसके जो है नागरिकता से संबंधित संकल्पना को समझेंगे। उसके जो अध्ययन बिंदु है, तो इसके जो अध्ययन बिंदु है वहाँ से प्रश्न आते हैं। चूँकि अगर आप इसको अनुच्छेद के रूप में ले तो 5 से 11 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बहुत ही कम संख्या में है, तो उससे आप रटते हैं लोग, लेकिन उसको समझना है क्योंकि उसमें बहुत से जो है अभी विवादित पहलू भी आए हैं सामने, बहुत से कानूनी पहलू हैं। तो इसी पर जो अभी प्रश्न आ रहे हैं उसको देखते हुए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम 2019 में नहीं है। तो पहला, इसमें 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक वर्ग की व्यवस्था की गई है। दूसरा, इसमें भारत में रहने की शर्त 11 वर्ष की गई है। तीसरा, यह जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा। और चौथा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उपबंध है। तो इसका जो सही उत्तर है, जो इसमें गलत कथन है वो दूसरा है, क्योंकि इसमें जो भारत में रहने की शर्त है वो उसको 11 वर्ष से घटाकर, चूँकि आरंभ में ये 2005 में 11 वर्ष था, उसको घटाकर अब 5 वर्ष की शर्त की गई है। तो ये काफ़ी विवादित बिंदु रहा। 2014 में इसे जो है नागरिकता संशोधन का जो ग्रेडेशन बनाया गया वो 2019 में अधिनियम के रूप में पारित हुआ। और उसमें जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, जैसे वहाँ हिंदू हैं या बौद्ध है, जैन है, सिख हैं, किसी भी कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक के हैं, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि मुसलमान जो है वो संख्यक हैं। तो ऐसे में जो प्रताड़ित हुए हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र के थे ब्रिटिश के समय, तो उनको जो है सुविधा दी गई है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत जो 6 हैं, जो जिसमें कि प्रमुख सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जो मुख्यतः हम और हिंदू, क्योंकि बाहर में जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग की व्यवस्था की गई है तो उसको यहाँ समझना ज़रूरी है। तो ये सही है। और इसके जो शर्त है उसको 5 साल कर दिया गया है और ये जनवरी 2020 से प्रभावी होगा। और भारत में 5 से 11 संबंधी जो है वो अनुच्छेद हैं इसके लिए। 1955 में जो है, चूँकि नागरिकता से संबंधित जो विवाद था, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो पार्टीशन हुआ तो बहुत से क्लोजेस आए हैं। वो क्लोजेस 1955 में जो है संशोधित हुए हैं, फिर 86 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, 2005 में, कुछ अध्यादेश 2015 में आए। ऐसा करके इसको एक मंच के रूप में, एक कोड के रूप में सरकार ने समझा और इसे लोकसभा में पारित करवाया। तो भारत में जो व्यवस्था है वो जो जस सोली यानी जो जन्म स्थान के स्थान पर जस संगमनिस की है, अर्थात रक्त संबंध पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इसको भी यहाँ समझने की आवश्यकता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इन कथनों पर विचार करें। ए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू होते ही जो लोग भारत में रह रहे थे वे स्वतः भारतीय नागरिक हो गए। बी, भारत में इनर लाइन परमिट समाप्त हो गया है। तो इसमें पहला जो है वो ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा दोनों गलत, चौथा दोनों सही। तो इसमें जो सही है वो केवल जो है वो ए सही है। तो चूँकि इसके अनुसार जो भारत का संविधान है वो जैसे 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, तो नागरिकता संबंधी जो उपबंध थे वो भारत में, अब देखिएगा कि आज़ादी के समय जो पार्टीशन हो रहा था, वहाँ जो प्लान आ रहे थे, वहाँ रिफ्यूजी की बहुत बड़ी समस्या थी। पार्टीशन हो रहा था तो ये एक प्रकार से आंशिक रूप से ये पहले ही लागू हो गए थे, लेकिन उसके बाद यानी 26 नवंबर 1947 में देश आज़ाद हुआ, 49 में कानून लागू हुए, तो वो स्वतः भारतीय नागरिक हो गए। लेकिन विसंगतियाँ उस समय भी बनी रही, क्योंकि अवैध माइग्रेशन हो रहा था
और राइट्स भी हो रहे थे। और जो इसका कथन बी है, तो पहला कथन वो सही है। जो बी है कि इनर लाइन परमिट समाप्त हो गया है, तो वो गलत है। क्योंकि भारत में जो इनर लाइन परमिट क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, मूलतः अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ एक व्यवस्था है। क्योंकि 6 शेड्यूल से संबंधित जो यहाँ की अनुसूचित जनजाति है उसको संरक्षित करने के लिए, और ये 1873 का ही नियम है, अंग्रेजी शासन के समय का ही नियम है कि वहाँ के आदिवासियों को हस्तक्षेप नहीं किया जाए, उसे अतिक्रमण नहीं किया जाए। तो उसके लिए जो है रक्षार्थ जो है राज्य सरकार को यह अथॉरिटी दिया गया है अभी, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश सरकार का ही पार्ट था। तो उस अथॉरिटी के तहत जो है वो इनर लाइन परमिट जारी करती है। उसमें से कुछ स्थान को छोड़कर जहाँ मिश्रित प्रकार की जनसंख्या है और जहाँ गतिविधि औद्योगिक है, जैसे दीमापुर, अभी जो विवाद में आया 2019 में मैटर दीमापुर नागालैंड का मोकोकचुंग है, तो यहाँ पर देखा गया कि जो गतिविधियाँ हैं, चूँकि एसटी बहुल तो है ही, लेकिन इनर लाइन परमिट संबंधी कुछ छूट भी दिए गए हैं, तो ये समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ इसके लिए कई नियम, उपनियम, अध्यादेश जारी होते हैं। तो इस प्रकार से जो कथन ए है, यानी पहला जो ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन ए सही, तो वो सही है। तो केवल ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस का संबंध नागरिकता समिति से है? तो पहला पी भगवती, दूसरा एल एम सिंह भी, तीसरा राम जेठमलानी, चौथा वेंकट चलैया। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है एल.एम. सिंह, लक्ष्मीमल सिंह भी जाने माने जो है वो हमारे कानूनवेत्ता रहे हैं भारत के, और उनके माध्यम से जो है हमने, जैसा मैंने पहले भी चर्चा में बताई कि 2000 में वेंकट चलैया आयोग बना, जो संवैधानिक समीक्षा का आयोग था। क्योंकि जैसे हमने 1990 के दशक में भूमंडलीकरण को एक्सेप्ट किया, तो ये भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जितनी भी आप संरचना ले लें, उसमें संरचनात्मक परिवर्तन था। एक प्रकार से संस्थागत परिवर्तन वहाँ आपको दिखते हैं, बड़े बड़े परिवर्तन दिखे। तो हमने ये महसूस किया कि उसके समानांतर जो है यहाँ कानून पारित हों, व्यवस्था बनाई जाए, वातावरण अनुकूल किया जाए। तो इस संदर्भ में हमने इस प्रकार के कानून की समीक्षा की। तो ये जो नागरिकता संबंधी समिति थी एल.एम. सिंह की, तो इसमें जो डियास्पोरा है, जो PIO हैं, जो पीपल्स ऑफ इंडिया ओरिजिन के हैं, जो भारतीय मूल के हैं और विदेश में बस गए हैं और वहाँ नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो वो भारत में बहुत अधिक निवेश करते हैं। अब देखिए कि अभी भी अगर 2021-22 का डाटा लें तो सिंगापुर लीड करता है, उसके बाद आपको अमेरिका दिखेगा, फिर कैमेन्स आइलैंड है जो ब्रिटिश प्रांत ही है। तो यहाँ बहुत से भारतीय लोग हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा कि इनके लिए कुछ छूट दी गई, जो 2002 में रिपोर्ट आई। इसी के समय जो PIO कार्ड स्कीम है, ड्यूअल सिटीजनशिप की बात है, तो ये सारी बातें जो सामने आई थी, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी PT में बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न इससे। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, एल.एम. सिंह। तीसरा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पास अपनी नागरिकता पंजी है? तो ये NRC से जुड़ा प्रश्न है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से है। तो पहला मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम, चौथा झारखंड। तो ये तीसरा है असम इसका उत्तर। अभी आप 19 में देखिएगा कि बड़ा इस पर जो है कोरोना से पहले बहुत बड़ा विवाद चला। इसमें आपको देखिएगा कि NRC, NPR और CA, ये 3 चीज़ को एक साथ ऐसा विरोध किया गया कि लोगों को लगने लगा कि एक ही चीज़ है, लेकिन तकनीकी रूप से ये सब अलग अलग हैं। क्योंकि जो NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, एक प्रकार से उनकी अपनी पंजी है। तो जैसे ही जो है आसाम राज्य जो है, चूँकि आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम, मेघालय, इन सब क्षेत्रों में जो 1971 के बाद देखने मिलता है कि बांग्लादेशी जो है वो घुसपैठी बहुत अधिक देखने को मिले। यहाँ के जो लोकल बोडो लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, उनके हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगे। तो ऐसे में ऐसे अगर प्रश्न आए कि NRC जो दस्तावेज है वो 1951 से ही असम में बनना शुरू हो गया था, वो उस समय अपने लिए बनाना शुरू कर दिए थे, तो उसका विकास वहाँ पहले दिखता है। और फिर 1979 में आप देखिए कि जो आसू है, असम
ऑल असम जो स्टूडेंट यूनियन है, जैसे हमारा आजसू था स्टूडेंट यूनियन, उसी तरह वहाँ भी जो मूवमेंट है वो काफ़ी चला। और ठीक 6 साल के बाद 1985 में असम एकॉर्ड हुआ राजीव गांधी और बोडो असम स्टूडेंट यूनियन और भी संगठन के साथ, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और इसके अंतर्गत ये बातें आई, चूँकि अभी कांग्रेस यूपीए विपक्ष में है, उसके विरोध में बात करते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि अगर उसके इतिहास को समझा जाए तो वहाँ कांग्रेस के प्रयास से भी ये हुआ था। और स्वयं जो है कांग्रेस के लोग भी उसकी मांग करते थे। उसके बाद 2012 में और 15 में मूलतः इसके लिए आवेदन आरंभ हुआ। तो 2015 में जब आवेदन पूर्ण हुआ तो 2017 में ये जारी किया गया। यानी 3,29,00,000 लोगों ने आवेदन दिया, जिसमें कि 1,09,00,000 लोगों का एक्सेप्ट हुआ, 90 लाख तो बाकी लोग छट गए। तो यहाँ से अब विवाद आने लगा कि वो जो है उनका एनआरसी कर दिया गया है। तो कई लोग जो हैं वो दस्तावेज देने में कामयाब नहीं रहे। तो इसके अंतर्गत जो है बिल भी है, क्योंकि 24 मार्च 1971 के पहले का हमने एक ग्रेड बनाया है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, आपके पास भी, अगर भारतीय लोगों के पास भी दस्तावेज नहीं होता है आधार कार्ड की कमी की वजह से या सर्टिफिकेट की कमी की वजह से, तो बहुत जगह वो आवेदन निरस्त हो जाते हैं। और चूँकि अभी राष्ट्रवादी अप्रोच है, देश की जनसंख्या भी बहुत अधिक है, तो अपने लोगों को काम देना और संरक्षण देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि भारत का दिल बहुत बड़ा है, वो आगे हम देखेंगे किस प्रकार जो है विदेशी संबंधी नागरिक उपबंध भी हैं। तो ये जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसके जो है संकल्पना को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं बहुत। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन आसम सही है। अगला प्रश्न है कि एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में कितने बिंदुओं पर डाटा एकत्र होगा। देखिए, अभी जैसे तुरंत मैंने चर्चा की कि एनआरसी, एनपीआर, सीए का विरोध होने लगा। ये तीनों चीज़ें अभी क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएंगी। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 20, तीसरा 21 और चौथा 31। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा 21 है, क्योंकि अभी इसके लिए बजट में भी जो है पारित किया गया कि 4,000 करोड़ रुपया जो है सरकार इसके लिए पहले से दे रही है। कुछ इसमें एडिशन किया गया गृह मंत्रालय के लिए, और इसमें 21 प्रश्नों पर जो है आपसे डाटा लिया जाएगा बिंदुओं पर। जो पहले 15 बिंदुओं पर था, इस पर भी जो है कई राजनीति हो रही है। एनआरसी की तरह इसका भी एनपीआर का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये हर भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। ये तो हर भारतीय, विश्व के जितने देश है सब लोग करवाते हैं। तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। एक संवैधानिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का भाग है हमारा। और इसमें जो एक पहलू है कि सीए, जैसा मैंने चर्चा की कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके तहत भी जैसे हमने जो पूर्व में चर्चा की, जो अल्पसंख्यक है अन्य राष्ट्र के, जो 3 राष्ट्र के, उनको जो है हम इसका फ़ायदा देंगे। तो ये तीनों चीज़ों को जो है एक क्लब के रूप में लेकर, एक मुद्दे के रूप में लेकर राजनीति की गई। और ठीक कोरोना से पहले भारत में कई सारी गतिविधियां जो हैं वो लॉक हो गई थी, लेकिन इसको क्योंकि जो जनता है वो बहुत ज़्यादा होगा तो एजिटेशन कर सकती है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से पारित किए गए। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि वो सही है। अगला प्रश्न है कि कोई नागरिक दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी नागरिकता स्वतः रद्द हो जाएगी या किस अनुच्छेद में। पहला 8, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 11। तो ये अनुच्छेद 9 है। मूलतः अनुच्छेद 9 के क्लोज 1 में है कि जो पासपोर्ट अधिनियम है, जो पहले 1920, फिर 1946, फिर अभी 1956 अधिनियम जो है, उसके तहत आप किसी एक राष्ट्र की पासपोर्ट पर जो है अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। कई बार आप देखिएगा कि ये मामले पकड़ में आते हैं कि कोई माफिया है या कोई ऐसे काला बाजारी व्यक्ति है या आतंकवादी है जो कई राष्ट्र का पासपोर्ट बनाता है, धोखे से जो है वो दूसरे देश में प्रवेश करता है। इस संदर्भ में आप देखिएगा कि पहली बार जो है वो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जो है, इस पर इंडेक्स आया,
इसमें भारत का स्थान 85 है, जापान को पहला दिया गया। तो इस प्रकार के जो है मानक होते हैं, क्योंकि यहाँ अगर नागरिकता अगर दूसरे देश की आपने प्राप्त कर ली, वहाँ से पासपोर्ट बनवा लिया, तो यहाँ से स्वतः समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार आप भारत में रह के किसी एक ही जगह का आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आपकी पैदाइश है या आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट है उस जगह का है, आप दूसरी जगह 10 जगह का तो एक साथ बना के यूज नहीं कर सकते हैं, वो अवैध हो सकता है। तो इसी प्रकार इस संदर्भ में जो ये प्रश्न है, इसका दूसरा ऑप्शन 9 सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का कोई विदेशी नागरिक इनमें से किसका लाभ उठा सकता है? पहला, मतदान का अधिकार, दूसरा लोकसभा सदस्य बनने का, तीसरा लोक सेवा आयोग में भर्ती, चौथा अनुच्छेद 21। तो इसका उत्तर है चौथा, अनुच्छेद 21, जो हमारे जीवन के रक्षा से जुड़ा हुआ, जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भारत का जो दिल काफ़ी बड़ा है और वो सकारात्मक अप्रोच रखता है। इस प्रकार की जो नागरिकता उपबंध है, एक मामले में वो पत्थर की तरह कठोर है, लेकिन नींबू की तरह नरम भी है। क्योंकि अनुच्छेद 14 लिया जाए जो समानता का है, 20 लिया जाए जो अपराध के संदर्भ में है, 21 जो जीवन के रक्षा से संबंधित है, 21 से जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, 22 जो भी हमारे जो संवैधानिक उपबंध है, कानूनी जो हमारे अपराध संबंधी बातें हैं, फिर 23 हैं, 24 हैं, 25, 26, 27, 28, इन सभी उपबंधों में आप देखिएगा कि विदेशी नागरिक को भी जो है ये अधिकार है कि इसका लाभ उठा सकता है। लेकिन उससे ये जो अभी जैसा मैंने बताया कि 2002 में एल.एम. सिंघवी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया, 2003 का जो PIO कार्ड स्कीम है या डियास्पोरा डुअल सिटीजनशिप स्कीम है, तो इसके अंतर्गत वो और लाभ का तो उसको प्राप्त कर सकता है भारत में, चूँकि अधिकतर उसको निवेश से संबंधित जोड़ा गया है। लेकिन मतदान का अधिकार हो या लोकसभा में चुने जाने का, यहाँ लोक सेवा आयोग में भर्ती होने का, इसका अधिकार वो नहीं रखता है। अब देखिएगा कि जो अमेरिका में बसे हुए भारतीय हैं, तो अभी चूंकि सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में सबसे अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जो यहाँ के PIO है, लेकिन वो सिटीजनशिप वहाँ के हैं, वहाँ चुने जाते हैं और वहाँ उनकी नागरिकता है। तो इस संदर्भ में आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ड्यूअल नागरिकता अगर जब बात आए तो वहाँ इन सब चीज़ों का अधिकार नहीं है। ये प्रश्न बहुत आता है, तो इसको आप दूध की दूध और पानी का पानी इस तरह से समझ लें, मिक्स नहीं करें इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? पहला, मदर तेरेसा, उसका मिलान है अल्बानिया। दूसरा, सोनिया गांधी, उसका मिलान है इटली। तीसरा, फादर कामिल बुल्के, जिसका मिलान है बेल्जियम। और चौथा, सैम मानेक्शा, फील्ड मार्शल सैम मानेक्शा, जिसका मिलान है अमेरिका। तो इसका जो गलत है तो वो चौथा ऑप्शन है सैम मानेक्शा, चूँकि वो अमेरिका के नहीं थे, वो ईरान से आए थे। उनके जो मूल परिवार थे वो पारसी थे, जो कि भारत में नागरिकता प्राप्त किए। तो यहाँ जो इस प्रश्न का संदर्भ है उसको आप डायरेक्ट क्लिक करें, किसी विवादित नहीं बनाए। आप ऐसा नहीं समझे कि मदर तेरेसा अल्बानिया नागरिकता है, सोनिया गांधी की इटली की है, कामिल बुल्के की बेल्जियम, क्योंकि ये भारतीय नागरिकता इन्होंने जो है वैध तरीके से प्राप्त की है, जिसमें कोई विवाद का बिंदु नहीं है। और ये मूल रूप से जिस देश के थे उसका ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये दोनों को आपको जानना है। ये कोई ऐसे वैसे फिगर तो नहीं है, ये बहुत बड़े फिगर है जिनका बहुत योगदान रहा भारत में। अब पहली मदर तेरेसा को ले लीजिए, 1979 में जो है नोबेल का शांति पुरस्कार मिला मिशनरीज ऑफ चैरिटी के तौर पे। तो भारत में उन्होंने बहुत कार्य किया। तो मूल उनका जन्म था अल्बानिया का, उससे पहले यूगोस्लाविया का भी था, बीच में अमेरिका का भी प्राप्त हो, लेकिन 1950 से यानी उनकी मृत्यु तक 1997 तक जो है उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की हुई थी। तो मूल अल्बानिया की थी। उसी तरह सोनिया गांधी जी का है, क्योंकि ये भी अभी भी लोगों के बीच विवाद का विषय है। तो वो इटली की थी, उनका नाम भी जो है उसी से संबंधित है, मैरिनो उसमें लगा हुआ है। तो वो 1968 में उनकी जो शादी हुई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी, जो भारतीय थे। और 1983 में जब वो भारत आई तो वहाँ से उन्होंने नागरिकता प्राप्त की। और आप इसका प्रमाण देखिए कि जब 1999 में जो चुनाव हुए थे तो वो बेलारी और अमेठी से जीती भी थी। तो बिना नागरिकता के ये कैसे हो सकता है? तो संभव नहीं है कि लोकसभा मेंबर बने। 1999 में उन्हें
जो है वो पार्टी की कमान भी दी गई 1997 में। इसी के विरोध में जो है एनसीपी जो पार्टी है 1999 में स्प्लिट किया। जो तारिक अनवर थे, पीए संगमा थे, शरद पवार थे, इन्होंने इस मुद्दे पर पार्टी से कन्नी काटी। बाद के दिनों में जो है ममता बनर्जी जी ने भी तृणमूल कांग्रेस का निर्माण इसके बाद किया था, और इसके विवाद जो है तत्कालीन कांग्रेस नेता सीताराम येचुरी से भी थे। लेकिन यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको नागरिकता भारत की प्राप्त हो गई है, तो ये मूल रूप से इटली की थी। जो तीसरा फादर कार्मिल बुल्के हैं, ये भी बहुत ही जाने माने प्रख्यात, जिनका कर्म जो है भूमि वो भारत रहा, वो बेल्जियम के थे, फादर थे, और इन्होंने जो है भारत में जो है संस्कृत हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया। रांची में जो है इनके नाम से पथ भी है। संजीव कॉलेज में जो है इन्होंने हिंदी संबंधित कई जो है रचनाएं की। अगर आप जो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें इन्होंने राम कथा और तुलसीदास के बारे में जो लिखी है बातें, अगर आप उसे पढ़ें तो आपको कतई नहीं लगेगा कि ये फॉरेनर है। और उस समय 1975 से लेके 1980 तक जितने भी विश्व के बाहर, भारत के बाहर हो या भारत के अंदर जितने भी हिंदी सम्मेलन हुए, संस्कृत सम्मेलन हुए, इवन वहाँ इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पद्मश्री भी प्राप्त हुए। आप देखिएगा कि इस प्रकार की जो बाउंड्री होते हैं वो होते नहीं हैं, एक नेचुरल हैं। अगर आप डॉक्टर राही मासूम रजा को लीजिए, अगर मुस्लिम व्यक्तित्व हैं, उर्दू के जाने माने पोइट, गद्य के, पद्य के, आपको बिलीव नहीं होगा कि 1988 में जो महाभारत सीरियल आया, जिसमें कि इतने टफ हिंदी, इतने अच्छे संस्कृत, इतने अच्छे संवाद है, उसको उन्होंने लिखा था। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उसी प्रकार जो 1900 में जो ब्रिज नारायण चकबस थे, हिंदू व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं उर्दू में की, जो सुबह वतन है, खाके वतन है, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि आपको लगेगा ही नहीं कि एक हिंदू व्यक्ति इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उर्दू की पोइट्री कर सकता है। उसी प्रकार जो सैम मानेकशॉ है, तो उनका भी संबंध जो है फील्ड मार्शल थे, उनका भारतीय रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने काफ़ी युद्ध किए भारत के लिए भी, मूलतः जो पाकिस्तान से संबंधित हो, ये 71 का बांग्लादेश का जो पाकिस्तान से जो हमारा युद्ध हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो है काफ़ी योगदान किया। और उनके मूल जो है लोग वो ईरान से आए थे, जो कि पारसी व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली थी। तो इस संदर्भ में मैंने ये प्रश्न इसलिए दिया कि इसको आप जानें, समझें, और इस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष के जो तत्व हैं उसको समझने का प्रयास करें। तो 1973 में इन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को कितने श्रेणियों के लोग भारत के नागरिकता क्षेत्र के अंतर्गत बने? तो पहला 2, तीसरा 3, चौथा 4 और पांचवा 5, यानी कितने श्रेणियों में जो है उनको जो है भारत के नागरिक वो बने। तो उसके अंतर्गत 4 श्रेणी थी, जैसा कि हम आर्टिकल 5 से 11 में पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला था कि जो भारत का मूल निवासी है उसमें से वो 3 शर्त को पूरा करे। यदि उसका जन्म भारत में हो, माता पिता का किसी एक का जन्म भारत में हो, और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रहा हो, ये पहली श्रेणी थी। दूसरा था कि वो पाकिस्तान से आया हो, यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हों तो भी वो इसका शर्त पूरा कर सकता था। 19 जुलाई 1948 से पहले का हमने इसमें मानक बनाया था। फिर तीसरा जो शर्त था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो इंडिया पाकिस्तान जो ट्रांसफ़र हुआ, उसके अंतर्गत जो यहाँ रिफ्यूजी में लौट आए उनको जो है हमने एक रजिस्ट्रेशन दिया जो प्रार्थना पत्र के समान था, 6 महीना का, वहाँ से हमने उसको स्वीकार किया। और चौथा जो ग्रेड था जिसमें कि जो माता पिता हो या दादा दादी हों वो बिफोर माने उप महाद्वीप में यानी अविभाजित भारत में पैदा हों, लेकिन भारत के बाहर वो रहें, वो नागरिक बन सकते हैं। और इसके तहत भी हमने जो है आवेदन को स्वीकार किया था। तो
ये मूल रूप से बातें थी जिसके अंतर्गत जो है हमने 4 श्रेणियों में जो है नागरिकता दी। ये प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 1961 से पहले जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो गोवा है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है पहला गोवा है, क्योंकि इतिहास में से हम जानते हैं कि 1498 में पुर्तगीज वहाँ आए थे और सबसे अंत में वो 1961 में वहाँ से गए। यानी 19 दिसंबर 1961 को जो है इसमें काफ़ी सुनियोजित तरीके से तत्कालीन जो नेता थे हमारे पटेल और नेहरू जी के सोच विचार से जो है, और यहाँ के जो लोग थे जो गोवा मुक्ति आंदोलन में थे, उनके प्रयास से जो है ये भारत का भाग बना। क्योंकि सिचुएशन भी आ गया था कि हो सकता है कि पुर्तगाल और भारत में युद्ध हो जाए, लेकिन वहाँ जो है स्वेज नहर का एकीकरण कर दिया गया था। वहाँ भी उसके खिलाफ में गोलबंदी शुरू कर दी गई थी। आप पढ़िएगा इसको 1956 के जो है स्वेज नहर के जो इस घटना को इतिहास में। तो इसके अंतर्गत जो है उससे पहले चूँकि ये पुर्तगाल था तो यहाँ इसका पासपोर्ट लगता था। आज भी आप जाइए घूमने तो वहाँ एक जो है एक अलग प्रकार की संस्कृति हमें देखने को मिलती है, लेकिन चूँकि उनकी आत्मा जो है वो भारतीय है, भारत में वो मिक्सअप है, उनके रहन सहन में, संस्कृति में, सोच विचार में और राजनीतिक अधिकार में भी जो है भारतीयता झलकती है। और 1987 में हमने जो है उसे 25वां राज्य भी बनाया। तो इस संदर्भ में जो इसका पहला ऑप्शन है गोवा सही है।